छात्रों, आज का हमारा विषय है पैराडाइम या प्रतिमान। भूगोल विषय में भूगोलिक चिंतन के इतिहास में ये एक लेसन है, पैराडाइम या प्रतिमान। आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पैराडाइम या प्रतिमान का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है भूगोल के विषय क्षेत्र में पैराडाइम की या प्रतिमान की। पैराडाइम या प्रतिमान किसी भी विषय, स्पेशल आज हम विशेष रूप से भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी विषय का जो टाइम एंड स्पेस में, समय और काल में जो एक विकास होता है, वो पैराडाइम के माध्यम से किसी भी विषय का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में शुरुआत यूनानी काल से भूगोल की शुरुआत हुई। यूनानी काल में होमर के ग्रंथों से ज्योग्राफी की शुरुआत मानी जाती है। और आज हम जब इस होलोसीन पीरियड में आज हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों में ये विषय चल रहा है, रिसर्च एनालिसिस इस पे अनुसंधान हो रहे हैं, तो विषय का विकास प्रतिमानों के माध्यम से ही होता चला जा रहा है। तो प्रतिमान को फिर एक बार स्पष्ट कर रहे हैं, कोई मान्यताएं, वो सिद्धांत, वो विचार जो किसी समय काल में, किसी एक निश्चित समय में किसी सब्जेक्ट की कुछ समस्याओं का सॉल्यूशन प्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनानी काल की बात करें तो यूनान या ग्रीस के जो भूगोलवेत्ता थे, जिनमें होमर थे, थेल्स थे, पोसिडोनियस थे, एराटोस्थेनेस थे, एनेक्सिमेंडर थे, हिप्पार्कस, हिकेटियस, हेरोडोटस, ये सब अपने समय काल में भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण अध्ययन कर रहे थे। भौतिक भूगोल में कुछ प्रादेशिक भूगोल का भी अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अपनी परिस्थितियों, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उनमें बाध्य होकर इनका मुख्य जो जोर था वो भौतिक भूगोल पर था। तो उसको हम एक प्रतिमान या एक पैराडाइम कह सकते हैं, भौतिक भूगोल का पैराडाइम। उसके बाद जब हम रोमन में आते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, उनकी जो विधि थी सब्जेक्ट को स्टडी करने की वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, तो उसको हम फिर एक नए प्रतिमान के रूप में देख सकते हैं। जब हम अरब ज्योग्राफर्स के काल में आते हैं, जिनमें आपके रहमुल मूजी, अल-मसूदी, अबू रिहान, इदरसी, ये सब भूगोलवेत्ता थे। तो इन्होंने वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से, फॉर एग्जांपल वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो साफ आकाश था, डेजर्ट, मरुस्थल, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, तो खगोल विषय को उन्होंने ज़्यादा इम्फेसाइज किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो खगोल को ज़्यादा इम्फेसाइज करने की वजह से एक नया पैराडाइम फिर स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर हम वेरेनियस, पोस्ट रेनेसा के बाद वेरेनियस के समय शुरू होते हैं। वेरेनियस ने जो है सामान्य भूगोल और व्यवस्थित भूगोल को एक अलग अलग रूप में प्रेजेंट किया। उसके बाद फिर क्रमबद्ध भूगोल की एक स्टडी आई, जब यात्राएं की, ज्योग्राफर्स ने नए नए क्षेत्रों की यात्राएं करके उन्होंने इंडक्टिव मेथड से परीक्षण किए और किसको स्थापित किया, क्रमबद्ध भूगोल को स्थापित किया। फिर रीजनल स्पेशल में हिटनर, हर्बर्टसन, हार्टशोन एंड ब्रीटर, रेडजेल, इन सब की विधि आई, जिन्होंने स्पेशल भूगोल, स्पेशल मीन्स स्थानिक भूगोल को ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए एक नया पैराडाइम स्थानिक भूगोल के रूप में आया। फिर हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद, मात्रात्मक क्रांति, प्रत्यक्षवाद एक नया पैराडाइम, मात्रात्मक क्रांति एक नया पैराडाइम, उससे पहले निश्चयवाद एक नया पैराडाइम, उसके बाद संभववाद एक पैराडाइम था, प्रतिमान था, मान्यता थी, विचार था, और व्यवहारवाद किसके बाद आया, मात्रात्मक क्रांति के बाद आया, एक नया पैराडाइम। तो फिर एक बार हम वापस जाके देखते हैं कि पैराडाइम एक विशिष्ट समय में, इसको बहुत जनरलाइज करके एक बार फिर देखते हैं। जैसे पुराने समय में लोग एक मान्यता के अनुसार, पुराने समय में लोग लुंगी या धोती पहनते थे, उसके बाद पायजामा आया, फिर पैंट आई, फिर जीन्स आई। तो ये क्या थी, एक मान्यता। ये इसका मतलब ये नहीं है कि विषय में इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है, बस ये एक एग्जाम्पल है कि एक मान्यता, एक समय में एक मान्यता होती है। किसी भी विषय को स्टडी जब उस विषय के स्पेशलिस्ट करते हैं तो वो जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं वही मान्यता स्थापित हो जाती है। फिर उस मान्यता में समय के साथ साथ कुछ बदलाव आते हैं, समय के साथ साथ उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती है, नई इम्पोर्टेंस आना शुरू हो जाती है, एक नया प्रतिमान स्थापित हो जाता है। भूगोल में थॉमस कुहन की किताब थी द स्ट्रक्चर ऑफ रिवोल्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इससे शुरुआत होती है पैराडाइम्स की। उसके बाद रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन, डेविड हार्वे की किताब आती है, ये भी पैराडाइम्स के बारे में स्पष्ट करती है। अब हम देख लेते हैं एक बार क्रमिक विकास पैराडाइम्स का किस तरह से होता है। सबसे पहले कोई पैराडाइम नहीं होता, एक नया पैराडाइम स्थापित होता है। नए पैराडाइम में कुछ विसंगतियां आती हैं, वो समस्याएं, वो विषय की समस्याओं का सॉल्यूशन देने में अक्षम होता है और विषय का विषय क्षेत्र बढ़ता चला जाता है।
तो उसमें समस्याएं पैदा हो जाती हैं, एनामालीज उसमें आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो एनामालीज बढ़ती चली जाती हैं, उनका सेडिमेंटेशन होता चला जाता है, फिर उनका और ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता चला जाता है। उसके बाद फिर एक रिवोल्यूशन होती है, नए नए चीज़ें स्थापित होने की कोशिश करती हैं, और फिर उन रिवोल्यूशन में से निकलकर एक पैराडाइम स्थापित हो जाता है। जैसा हमने बताया कि हम देख सकते हैं कि निश्चयवाद, संभववाद, उसके बाद फिर प्रत्यक्षवाद, फिर मात्रात्मक क्रांति, फिर व्यवहारवाद। तो इस तरह के पैराडाइम्स समय के हिसाब से बदलते चले गए। तो ये एक पैराडाइम्स के बारे में हमारा एक संक्षिप्त जो था लेक्चर था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि इसने कंसेप्ट को क्लियर किया होगा विद्यार्थियों की कि पैराडाइम्स जो है, प्रतिमान जो है, वो क्या होते हैं, कैसे इनकी शुरुआत हुई, विषय में क्या इनका महत्व है। धन्यवाद।